हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इशू में। वो पढ़ रहे हैं हम ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन। ओजोन के बारे में आपको बताया था। ओजोन लेयर जो होती है वो O3 से बनी होती है। ओजोन लेयर जो होती है वो O3 से बनी होती है। और ओजोन लेयर जो होती है वो अपर एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। और एक सेकंड लेयर होती है जिसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है जो अर्थ के सरफेस पे होती है, नीचे की साइड में। और स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर में होती है। अब जो ये O2 लेयर जो बन रही है, अगर ये यहाँ पे है तो ये हार्मफुल हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या स्पेशली प्लांट के लिए। किसके लिए? स्पेशली प्लांट के लिए ये हार्मफुल हो सकती है। और अगर ये ऊपर है इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो ज़्यादा यूजफुल है। वो कैसे? वो इस लेयर में जब रहेंगी तो O3 लेयर क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर में या अर्थ सरफेस पे आने वाले हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेंगी और जिसकी वजह से उसका हार्मफुल इफेक्ट डिक्रीज करेंगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन है हमारा ओजोन लेयर का। ठीक है, जितना भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसकी वेवलेंथ हाई होती है, वो उस हाई वेवलेंथ का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए, लिविंग ऑर्गन के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, उसको एब्सॉर्ब करती है और उसकी हार्मफुल इंटेंसिटी कम कर देती है। बाद में वो अर्थ सरफेस पे आता है। तो मैंने क्या बोला है, नीचे रहेगा तो प्लांट के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, और ऊपर है तो हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि वो रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब ये बनती किससे है? O3 से बनती है, O3 से बनती है। लेकिन इसको इफेक्ट जो पहुंचाती है वो गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है, इस गैस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा इस पे पड़ता है क्योंकि ये क्या करती है, O3 के साथ रिएक्ट होके उसके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब जो रेडिएशन होता है, हार्मफुल रेडिएशन होता है, वो हार्मफुल रेडिएशन डायरेक्टली एब्सॉर्ब होता है कहाँ पे? DNA में और प्रोटीन में। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अगर DNA में, प्रोटीन में एब्सॉर्ब हो जाए तो उसका हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा। और ये क्या करता है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है। ये क्या करता है? केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है इजीली। इसकी वजह से हमारे जो केमिकल रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स बॉडी में होते हैं उनको ब्रेक करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट हमारे स्किन के ऊपर आ जाए तो उससे हमारे स्किन के अपर लेयर को डैमेज करता है और स्किन कैंसर प्रोड्यूस करता है, स्किन को डैमेज करता है। तो ये हो गए इफेक्ट किसके? अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको एब्सॉर्ब करता है O3 या ओजोन लेयर। ठीक है, अब ओजोन लेयर का यूनिट अगर हम देखने जाए तो वो है डैप्सन। ओजोन लेयर का यूनिट अगर वो है तो वो डैप्सन यूनिट है। ओजोन लेयर का यूनिट, डैप्सन यूनिट कहाँ से होता है? अगर ग्राउंड फ्लोर से, मतलब अर्थ सरफेस से अगर उसको टॉप लेयर का उसका कॉलम अगर काउंट करते जाए, उसका थिकनेस जो होता है उसको काउंट करेंगे तो उसका यूनिट देंगे डैप्सन यूनिट, ये देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि ये ओजोन लेयर किस तरह से फॉर्म होती है। ओजोन लेयर किस तरह से फॉर्म होती है और किस तरह से ब्रेक होती है। एटमॉस्फेयर में जितना भी ये लेयर फॉर्म होती है दो जगह पे, तो ये कहाँ पे होती है बोला मैंने? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। लेकिन ये जो O3 लेयर जो होती है, इसका थिकनेस ज़्यादा होता है, मतलब थिक होती है। ये कहाँ पे थिक होती है? पोल एंड पे थिक होती है। और थीन होती है, कहाँ पे थीन होती है? इक्वेटर में ये थीन होती है। कहाँ पे थीन होती है? इक्वेटर में थीन होती है। और थिक कहाँ पे होती है? पोल एंड पे होती है। कौन सी? O3 लेयर।
के का थिकनेस डिपेंड कहाँ पे है, इस तरह से पोल के और इक्वेटर के ऊपर से उसका थिकनेस डिपेंड होता है। कहाँ पे, सिर्फ स्ट्रेटोस्फीयर एरिया में, क्योंकि ये इस एरिया में पाई नहीं जाती है। ठीक है, तो ये बनती कैसे है, जब एटमॉस्फेयर में अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं तो उसकी रिएक्शन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ होती है, और अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती है, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करती है। मैंने पहले ही बोला था ये क्या करती है, ब्रेक करती है केमिकल बॉन्ड को। तो ये O2 वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और जिसमें से O अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, O अलग हो गया। उसके बाद ये जो फॉर्मेशन ऑफ O होता है ये किसी और ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और किसी और ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से क्या फॉर्म हो जाती है, O3 लेयर फॉर्म हो जाती है। समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर में जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज आ गई, वहाँ पे जितना भी ऑक्सीजन होता है उसके साथ उसकी रिएक्शन होती है और इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। उसके बाद सेपरेट जो ऑक्सीजन होता है, ये सेपरेट ऑक्सीजन फिर से किसी कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कहाँ हो जाता है और एक O3 लेयर फॉर्म करता है, मतलब ओजोन लेयर फॉर्म करता है। ये हो गया नंबर 1 और नंबर 2 नाम की रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या बता रही है, ये रिएक्शन बता रही है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, वी शो द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम देखेंगे कि ओजोन लेयर कैसे डिस्टर्ब होती है या ब्रेक होती है। ठीक है, अब देखते कैसे। जैसे हमारे पास O3 लेयर है, जैसे हमारे पास O3 लेयर है, फिर से एटमॉस्फेयर का ऐसा कोई सिंगल ऑक्सीजन इसके साथ फॉर्म हो गया, तो ये क्या करता है, उसके साथ फॉर्म होने के बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेता है, ओजोन लेयर ब्रेक हो गई। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया, वी शो द ब्रेक ऑफ ओजोन लेयर। साथ में अगर ओजोन लेयर के साथ अगर अल्ट्रावायलेट रेज की फिर से रिएक्शन हो जाए तो ये फिर से क्या करेगा, ओजोन लेयर को ब्रेक करेगा और फॉर्म करेगा ऑक्सीजन, और इस तरह से क्या हो जाते हैं, ओजोन लेयर ब्रेक हो जाती है। तो ये दो रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शन क्या बता रहे हैं, ये बताते कि किस तरह से ओजोन लेयर फॉर्म हो रही है, ये बता रही कि किस तरह से ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ओजोन लेयर वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पे आ रहे हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज क्या कर रहे हैं, डीएनए और प्रोटीन के अंदर एब्सॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारे केमिकल बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग पे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उस अल्ट्रावायलेट रेज को कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, हमारे ओजोन लेयर। लेकिन वो किस तरह से, तो इस तरह से ओजोन लेयर बनती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होगा एनवायरनमेंट में, और वो क्या करेगा, फिर से ब्रेक करेगा ओजोन लेयर को, या फिर ओजोन लेयर में अल्ट्रावायलेट रेज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर से ये ब्रेक करेगा ओजोन लेयर को। ये किस तरह से हमारा जो केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका सिंबल है, ये जो हमारी गैस है ये एनवायरनमेंट में गई, जिसकी रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेज के साथ हो गई और जिसने क्या किया, क्लोरीन गैस रिलीज किया और CFCl2 फॉर्म हो गया। ये क्लोरीन गैस जब ओजोन लेयर के साथ फॉर्म होती है तो ये क्या करती है, ये वाला प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ब्रेक हो जाते हैं। अब अगर ऐसे क्लोरीन ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल साथ में आ जाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फिर से नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्लोरीन गैस फिर से फॉर्म हो जाएंगी। ये क्लोरीन गैस मैंने आपको पहले बताया था कि डेंजरस गैस है, ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग ऑर्गन के लिए डेंजर गैस है। तो जिस तरह से ये जो गैस एयर में आ रही है, एयर में आने के बाद ये क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है ओजोन लेयर का और क्लोरीन और ऑक्सीजन फॉर्म कर रही है, और क्लोरीन हार्मफुल होता है। लेकिन सबसे मेन बात होगी कि उसने हमारे ओजोन लेयर को डैमेज कर दिया। तो दिस इज द इफेक्ट of greenhouse gas which damage our ozone layer। तो this is the ओजोन डिप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें ओजोन बन भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है और
कई ग्रीन हाउस गैसेस है जिसमें मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या कर रही है, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीकेट कर रही है, ब्रेक कर रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। अब वो है हमारा ओजोन होल, वो है हमारा ओजोन होल। ये ओजोन होल क्या होता है, तो मेन है कि 1960 में 1960 में ही क्या हो गया था, इस तरह से ओजोन लेयर डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से उसका थिकनेस कम हो गया था, थिन हो गई थी। तो ये 1960 में ही चालू हुआ था, लेकिन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट को 1985 में इस तरह की लेयर का थिकनेस कम होते हुए दिखा, थीन दिखी, और वो थीन दिखने के बाद उसने उसको नाम दिया ओजोन होल। एक्चुअली वो ओजोन थीनिंग है, उसको बोलेंगे ओजोन थीनिंग है। ये ओजोन थीनिंग वर्ड देना चाहिए था, लेकिन उस साइंटिस्ट ने नाम दिया ओजोन होल। उसने क्या देखा 1985 में कि जो ओजोन लेयर है वो थीन हो गई, पतली हो गई है, जिसकी वजह से ब्लैक डॉट वहाँ पे दिख रहा है, उसी को उसने नाम दिया ओजोन होल। एक्चुअली वो क्या है, थीन हो गई थी, वहाँ की ओजोन लेयर थीन हो गई थी। तो ये कब पता चला, 1985 में। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो थिकनेस है ओजोन लेयर का वो 50% से नीचे आ गया था, डिक्रीज हुआ था अबाउट नॉर्मल लेवल, जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए उससे वो 50% कम हो गया था, और उसकी वजह से, उसका थिकनेस कम होने की वजह से ब्लैक डॉट वहाँ पे दिख रहा था। तो साइंटिस्ट ने उसको ओजोन होल कहा और उसी को उसने नाम दिया कंटिन्यूस में। तो ये जो ओजोन लेयर होती है इसका थिकनेस डिपेंड होता है अलग अलग सीजन में, समर में, विंटर में या फिर रेनी सीजन में। इसकी वजह से जितना भी अल्ट्रावायलेट रेज की क्वांटिटी आती है उसके हिसाब से ओजोन लेयर का थिकनेस कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि ये डिपेंड होता है अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर। इसी कारण से ओजोन लेयर हर अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की प्रोड्यूस होती है। अगर समर में ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं तो ओजोन लेयर ज़्यादा ब्रेक होंगी, उसकी वजह से थिकनेस कम हो जाएगा। तो विंटर में अल्ट्रावायलेट रेज कम आ रहे हैं तो उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, लेकिन कई ऐसे पोल एरिया होता है जहाँ पे उसका थिकनेस कम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी लेयर का थिकनेस कम ज़्यादा होते रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब इसमें क्या होता है, अगर ओजोन लेयर पतली हो जाए, थिन हो जाए, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली एंटर करे अर्थ सरफेस पे, तो इसका इफेक्ट क्या होता है। पहला पॉइंट तो यह है कि स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे किसके साथ, स्किन के साथ, ह्यूमन के या एनिमल के, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, आप देखो, हम जब समर सीजन में बाहर निकलते हैं तो तेज़ धूप होती है, तो उसकी वजह से हमारी आंखों में जलन होती है, तो हम गॉगल पहनते हैं प्रोटेक्शन के लिए। सिर्फ उस धूप में निकले तो भी हमें इरिटेशन प्रोड्यूस होता है, हमारे आंखों में जलन प्रोड्यूस होते हैं हमारे आंखों में। लेकिन अगर सपोज ये ओजोन लेयर थिन हो जाएंगी और डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज इस तरह से समर सीजन में अगर आने लग जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आई डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा, आई डिफेक्ट एंड ब्लाइंडनेस। क्या प्रोड्यूस होगा, आई डिफेक्ट एंड ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, आई डिफेक्ट एंड ब्लाइंडनेस। समझ में आ गया। एक एग्जांपल बताता हूँ, कई कंपनीज में स्टर्लिटी मेंटेन करने के लिए अल्ट्रावायलेट लैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो अल्ट्रावायलेट लैम्प में से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को किसी वर्कर ने डायरेक्टली देख लिया आँखें उसके तरफ करके, और वो रेज उसके आँखों में चली गए, तो वो पर्सन 24 घंटे में उसकी आँखें से स्वेल करेंगी, रेड हो जाएंगी, और उसकी आँखों की पलकें खुलेंगी नहीं कुछ देर तक, जब तक वो प्रॉपर पानी मार के आँखों को वॉश नहीं करेंगे वाटर से, और कुछ देर तक वो सोएंगा नहीं, आराम नहीं करेंगे तब तक। तो ये 24 घंटे तक इफेक्ट रहता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए देखा। तो इस तरह के हाई
रिफ्लेक्शन होगा अल्ट्रावायलेट का तो वो क्या करेंगे, हमें ब्लाइंड भी कर सकते हैं। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। उसके बाद क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उसके बाद इफेक्ट होता है क्रॉप के ऊपर, प्लांट के ऊपर, जिसकी वजह से प्लांट का प्रोडक्शन, प्लांट की ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्रॉप की ग्रोथ, क्रॉप की यील्ड, प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट हो सकता है, या फिर कब हो सकता है कि प्लांट जल जाए। हम सीधा सीधा वर्ड में उसको बोलेंगे कि प्लांट और क्रॉप जल जाए। ज़्यादा हीट, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज एब्सॉर्ब हो जाएंगे तो और सरफेस भी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, ड्राई एंड लॉस फर्टिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट होगा कि एक्वाटिक जितने भी एनिमल है, एनिमल्स, उनके ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ये इफेक्ट हो जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेज के वजह से। और इससे ज़्यादा और एक हो सकता है, इससे डिजर्ट एरिया फॉर्म हो जाएगा। कौन सा एरिया फॉर्म हो जाएगा, डिजर्ट एरिया फॉर्म हो जाएगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। इसके आगे का हम देखते हैं कि इसके आगे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफॉरेस्टेशन। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें और एक पॉइंट होता है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल कटाई, मतलब फॉरेस्ट की कटाई, जंगल की कटाई या लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वो हो गया डिफॉरेस्टेशन। तो इस तरह से जितने भी लैंड में फॉरेस्ट बने थे या प्लांट ग्रोथ हुए थे, ह्यूमन ने अपने लिए, अपने यूजेस के लिए कई फॉरेस्ट को कट किए और डिफॉरेस्टेशन किए, जिसकी वजह से एक ये कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द प्लांट। एज पर सर्वे जब शुरुआती दिनों में 30% फॉरेस्ट हुआ करता था अर्थ पे, अब सिर्फ 9.4% फॉरेस्ट ही अवेलेबल है अर्थ पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतना सारा फॉरेस्ट को क्या करे, कट कर दिए, जिसकी वजह से करीब 11% फॉरेस्ट लॉस हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इसी कारण से अर्थ एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। इसी कारण से अर्थ एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम प्लांट की क्वांटिटी कम करते जाएंगे वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते जाएंगी, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड की, स्पेशली किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसीलिए फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग के लिए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी एनवायरनमेंट में बढ़ने के लिए। अब डिफॉरेस्टेशन कौन से कारण से हो सकता है, कौन से कारण है जो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है जिनसे, तो हम देखेंगे अभी कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ऐसे कारण जिनसे पेड़ की कटाई हो सकती है या होती है। तो नंबर 1 पे हम लिख सकते हैं कि ये हो सकता है ओवर ग्रेजिंग, एक कारण हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि एनिमल, जो भी एनिमल होते हैं उनका उस एरिया में घास खाना, तो इतनी क्वांटिटी में एनिमल ने घास खा ले कि वहाँ के पूरे प्लांट ही उन्होंने क्या कर दिए, लॉस कर दिए, ख़त्म कर दिए, तो उसे बोलेंगे हम ओवर ग्रेजिंग। मतलब ज़्यादा गाय चराना या ज़्यादा क्वांटिटी में गाय को, बैलों को या एनिमल को उस एरिया में चराना। ये तो ह्यूमन बीइंग भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस फॉरेस्ट में ज़्यादातर हर्बीवर्स है और उन्होंने क्या किया, उस हर्बीवर्स को ओवर ग्रेजिंग करके लॉस कर दिया उस फॉरेस्ट को। एक कारण हो सकता है। सेकंड कारण दे सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब पानी से इलेक्ट्रिसिटी निकालने वाले ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है जिनके लिए
फॉरेस्ट को कट किया जाता है या प्लांट को कट किया जाता है, उस एरिया के प्लांट को कट करके उस एरिया को साफ किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम डैम ले सकते हैं या पावर प्लांट ले सकते हैं। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो ह्यूमन चलाते हैं, उनके लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट की कटाई की जाती है, डिफॉरेस्टेशन किया जा सकता है। एक हो सकता है। नेक्स्ट नंबर पे हम देख सकते हैं कि इसमें हो सकता है जूमिंग। जूमिंग मतलब ऐसा होता है कि बर्न होना, मतलब प्लांट फॉरेस्ट जलना, बर्न होना। अब आपने देखा होगा कई फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है। इसका कारण होता है जब वहाँ की एयर ड्राई हो जाती है, और एयर ड्राई होने के बाद प्लांट जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं, उनके जो फांदे होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो आपस में फ्रिक्शन करते, घिसते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, आग पकड़ लेती है। एक तो एयर ड्राई रहती है, ऊपर से क्या रहता है, वो हिलने के बाद आपस में फ्रिक्शन करते हैं, तो उससे आग हो जाती है। और आग की चिंगारियाँ पास में सूखी पत्तियों पे या सूखे घास पे गिर जाती है, जिसकी वजह से आग पकड़ लेते हैं, और इस आग में कई बड़े बड़े जंगल जल जाते हैं। इससे भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। इससे भी क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। जैसे देखिए चंद्रपुर में कोल माइंस है, आपको पता है, वहाँ पे अंदर जब ज़मीन खोद रहे तो वहाँ से कोयला निकल रहा है। अब ये कोयला कैसे निकलता है, तो जैसे इस तरह के कोई बर्निंग होता है जंगल में, फॉरेस्ट में, उसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा लैंड के प्लांट जल जाते हैं, घास जल जाती है और उनका कोयले में रूपांतर हो जाता है। और उसकी वजह से वो जो ज़मीन है वो इतनी ड्राई हो जाती है कि फ्रिक्शन हो जाती है, खींच जाती है, और पूरा का पूरा कोयला ज़मीन के अंदर दब जाता है, उसके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है। तो ये वही कोयला है जो चंद्रपुर में निकाला जा रहा है। इसका मतलब इतनी क्वांटिटी में कोयला निकल रहा है, इसका मतलब इतनी क्वांटिटी में वो लैंड में फॉरेस्ट जल गया था और उसकी वजह से कोयला बन गया। तो ये एक वजह है डिफॉरेस्टेशन की। और एक वजह हो सकती है डिफॉरेस्टेशन की, कौन सी, जूमिंग मतलब बर्निंग, जलना। इससे भी क्या होता है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो अपने क्या देख रहे, कारण देख रहे किसके, डिफॉरेस्टेशन के। पहला हमने देखा ओवरग्रेजिंग, हाँ ज़्यादा एनिमल उस एरिया में, सपोज हरिंग की क्वांटिटी 4000 5000 है, यहाँ पे जंगली भैंसा, जंगली बैल की क्वांटिटी 5000 10,000 है। ऐसे कई हर्बीवर्स है जहाँ पे रह रहे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ के घास को खा जाएंगे, और एट अ टाइम इतनी सारे क्वांटिटी में घास को खाने की वजह से क्या हो जाएगा, ओवरग्रेजिंग हो सकती है, तो वो डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है। दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मैंने बताया। अब उसके बाद अदर में हम देख सकते हैं अदर में, अगर एक एग्जांपल हम अदर में देखेंगे तो ऐसे होते हैं कि ह्यूमनिटी ज़्यादा बढ़ रही है या फिर ह्यूमन वहाँ पे ग्रोथ हो रहे, तो जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो अपने लिए घर बना रहे, तो लैंड काट, फॉरेस्ट काट रहे, जंगल काट रहे, जंगल की कटाई साफ सफाई कर रही है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो लोगों ने अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट हो गई, तो ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट, ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और नेक्स्ट हम अदर में देख सकते हैं, तो अदर में देखेंगे हम कि रोड डेवलपमेंट वगैरह, या डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, रोड डेवलपमेंट, या इस तरह के कई प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे, जिसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। अब देखिए नागपुर से लेकर भंडारा तक 4 लेन बना, तो पहले सिंगल लेन था, तो आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। अब 4 लेन बढ़ने के लिए इन पेड़ को, ट्रीज को काटना पड़ा, काट दिए। इसकी वजह से क्या हो गया, 4 लेन तो बन गया, लेकिन उतने सारे ट्रीज मतलब काटने पड़े, तो सीधा सीधा क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। तो इस तरह से होता है डिफॉरेस्टेशन। तो दिस इज द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हमने देखे हैं कि इस तरह से जंगल कटाई होती है। अब हम इसकी इफेक्ट देखेंगे, इसका असर क्या होगा, जितने कम क्वांटिटी में पेड़ रहेंगे उसका इफेक्ट भी उतना ही गिरेगा, ठीक है, उतना क्या हो सकता है इसका इफेक्ट। तो पहला है, हम नंबर 1 पे दे सकते हैं कि सॉइल इरोशन हो सकता है, बराबर है, ज़मीन जो मिट्टी है ये सूख जाएंगी, उसकी झीज हो जाएंगी, उसकी वजह से वहाँ पे डिजर्ट एरिया फॉर्म हो सकता है। तो पहला पॉइंट है सॉइल इरोशन, एक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है इंक्रीज ग्रीन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज, ये हो सकता है, बराबर है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ सकती है, क्योंकि स्पेशली कौन सा, अपना CO2, ये गैस की क्वांटिटी बढ़ेंगी क्योंकि प्लांट कम हो जाएंगे, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ेंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग होंगी, ग्लोबल वार्मिंग होंगी, बराबर है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होंगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा,
ये बात भी सही है। जैसे रेनफॉल खूब ज़्यादा हो रही थी, अब रेनफॉल कम हो जाएंगी क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है। एक एग्जांपल इसके बारे में अपन दे सकते हैं कि हमारे महाराष्ट्र का एक पार्ट है जिसे हम मराठवाड़ा टाइप बोलते हैं, तो मराठवाड़ा एरिया में वहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है। कुछ वहाँ के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि 400, 200, 400 फीट अगर गहरा गड्ढा भी खोदे तो भी पानी नहीं लगता कुएं का। जैसे हम बोर खोदते हैं अपने इधर तो 60 फीट खोदे तो पानी लग जाता है, 100 फीट तक खोद के अपना कुआं या बोरवेल बन जाती है। वहाँ पे 200, 200, 300, 300, 400 फीट तक गड्ढा खोदे तो भी पानी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट ही नहीं है, पेड़ पौधे प्लांट ही नहीं है। यहाँ से अगर नज़र दौड़ा, जितनी दूर तक अपनी नज़र जाती है बोले उतने दूर तक वहाँ पे देखो तो सिर्फ मैदान दिखता है, कोई पेड़ पौधे कोई घास नहीं। आपके इधर बहुत ज़्यादा पेड़ है, ऐसा उनका कहना है। इसके कारण से वहाँ पे पानी की कमी है। तो क्या हो गया, पेड़ नहीं, क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज हो गया तो क्या हो गया, सॉइल में वाटर लेवल कम हो गया, सॉइल में वाटर लेवल कम हो गया, डिक्रीज सॉइल वाटर लेवल। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपने देखे होंगे अहमदनगर में पास में गांव है जिसके सरपंच है मिस्टर पोपट। उन्होंने क्या किए थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ पे पानी नहीं हो रहा था, कुएं में पानी नहीं निकल रहा, बोर में पानी नहीं निकल रहा था। तो उन्होंने इस तरह से उपक्रम किए, खुद की मेहनत करके उस गांव में पहाड़ों से या इधर उधर से आ रहा पानी को जमा करना चालू किए। वहाँ पे घरों के निकलने वाला, घरों से छतों से आने वाला पानी जमा किए, सब पानी जमा करके एक जगह रखे, जिसकी वजह से वहाँ पे बोर में पानी आ रहा है। इस तरह के प्रोजेक्ट उन्होंने किए जिनके ऊपर उन्होंने मेहनत की और इसकी वजह से उस वहाँ पे ज़मीन में पानी मिलने लगा, कुएं में बोर में पानी मिलने लगा। हम लोग जब अहमदनगर गए थे तो उस गांव पे विजिट किए थे, जिस गांव के वो सरपंच है उन्होंने ये प्रोजेक्ट किए थे, तो हमने खुद बोर हिला के देखे तो पानी आ रहा था। और इसके कई सालों पहले, 10 साल पहले वहाँ पे कोई बोर में पानी नहीं निकल रहा था। तो वहीं पे अन्ना हजारे जी भी रहते हैं, वही उनका गाँव है, तो उन्होंने भी ये उस आदमी के साथ मिलकर ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ पर चलाए थे। तो ये एक वजह है डिफॉरेस्टेशन की, जिसकी वजह से सॉइल वाटर लेवल भी कम हो सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी एक वजह हो सकती है। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ये एक कारण भी हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो ऐसे कई कारण हम देख चुके हैं जो डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से हो सकते हैं। तो पहला था सॉइल इरोशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होंगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, सॉइल वाटर लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो जाएंगी। उसके बाद फॉरेस्ट में मिलने वाले जो फूड मटेरियल है, प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फॉरेस्ट के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स प्लांट है वो शहरों में आ जाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है उनका उधर निर्वाह का साधन खत्म हो जाएगा और फ्यूल वुड जो है, फ्यूल वुड भी लॉस हो जाएगा। तो एक ऐसे कारण है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो प्लांट कितना ज़रूरी है ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने ज़्यादा प्लांट्स हम लगाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज हम बनाएंगे, बढ़ाएंगे, उसकी वजह से उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। और जितने कम ट्रीज होंगे इतना सारा हमारा लॉस होगा। सबसे बड़ा लॉस तो ये है कि सॉइल का वाटर लेवल कम हो जाएगा, ज़मीन के अंदर का वाटर लेवल कम हो जाएगा। आज हम बोर हिलाते पानी आ जाता है, हम पंप चालू करते वो अंदर से कुएं में पानी निकल आता है। कुछ अगर सालों के बाद ऐसे पेड़ कटाई चालू रहेंगी तो हमारे इधर भी वही प्रॉब्लम चालू हो जाएगा और हमारे इधर भी बोर में पानी आना बंद हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कई ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ये समस्या का लोग देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। तो ये हो गए इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एक प्रदेश था, जिस प्रदेश में राजा ने अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को एक ऑर्डर दिए कि जाओ नया पैलेस, नया महल बनाने के लिए पेड़ों को काट के लाओ। तो वो जिस जगह पे पेड़ों को काटने के लिए जंगल में गए, वहाँ पे कुछ ऐसे गांव थे जो जंगल से लग के थे। उन लोगों का नाम था बिश्नॉइस, उनका नाम था बिश्नॉइस। ये बिश्नॉइस की एक जमात उस गांव में रहती थी और इनका काम होता था कि पेड़ों की रक्षा करना, प्लांट को, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ये उनका काम होता था। तो राजा के मंत्री जब उस फॉरेस्ट को कट करने के लिए गए तो इन लोगों ने उनको प्लांट कटिंग करने से, ट्रीज कटिंग करने से रोका, अवॉइड किया। तो उसमें भी एक लेडीज़ थी
बिजनेस लेडी जिनका नाम था अमृता देवी। बिश्नोई, उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। ये अमृता देवी बिश्नोई नाम की जो लेडी थी वो प्लांट ट्री के पास सामने खड़ी हो गई और बोले आपको ट्री काटने नहीं दूंगी, अगर ट्री काटना है तो मुझे भी काटो, उसके बाद ट्री काटना। और उन सिपाही ने सही में उस लेडीज़ को काटा और उसके बाद पेड़ों को काटना चालू किया। इसके अपोज में जहाँ पे जितने भी लोग थे गांव के वो सभी उनके सामने खड़े हो गए और उन सिपाहियों ने सबको काट डाले, लेकिन पेड़ को जरूर काटे। तब से इन देवी का नाम फेमस है और इन्हीं देवी के नाम से अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने इतने बड़ा त्याग कर दिए प्लांट को बचाने के लिए और इन्हीं के नाम से अभी अवार्ड दिया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जा रहा है और पेड़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह गवर्नमेंट वन महोत्सव चला रही है, वन महोत्सव के अंदर कई जगह पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बढ़ जाए। तो ये हो गया डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये हो गया किस कारण से होता है, ये हो गया उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे और इसके बारे में हिस्ट्री जो हम यहाँ पे पढ़े हैं वो ये है। गढ़वाल हिमालय में एक लोकल लेडी ने प्रोटेक्शन किया था पेड़ों को कटाई से ले रोका था। तो उसी इन 1974 में और इसी को नाम दिया है चिपको मूवमेंट। इस तरह के कई मूवमेंट हो गए हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो यहाँ पे अपना ये सिलेबस कंप्लीट हो गया बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे कंटिन्यू में। ओके, ठीक है बच्चों।